आपका नाम? श्रीकांत सिंह विद्यार्थी। आप इस भारत जोड़ो यात्रा में कैसे जुड़े हैं? हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल जी लेकर के चल रहे हैं देश को, कि किस तरह से भारत में जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में तोड़कर किस तरह से राजनीति करनी है, उसको हम लोग जोड़ने के लिए राहुल जी लेके चले हैं कि देश के सभी जनता को एक साथ लेकर के चलें, नफ़रत को दूर भगाएं और प्रेम की गंगा बहाएं। इस वजह से हम सब राहुल जी के साथ आए हैं। और जैसे कि आपको जो भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से शुरू हुई, कश्मीर से शुरू हुई है, आपको लगता है कन्याकुमारी से जो शुरू हुआ है, लगता है कि इसका असर 2024 में दिखने को बिल्कुल पड़ेगा। अब आप देखेंगे किस तरह से जो कांग्रेस राइज करेगी अभी राहुल जी के नेतृत्व में, बहुत ही अच्छा। 24 में तो देखना कांग्रेस का रुतबा ही अलग होगा। तो 2024 में ऐसा लगता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री के पद पर? प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी की भी मैं पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री कौन होंगे ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन राहुल जी की पर्सनल बात है। जिस तरह से राहुल जी लेकर चल रहे हैं कांग्रेस को, राहुल जी का सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो बहुत पहले भी बन चुके होते। उनको तो सिर्फ कांग्रेस को लेकर चलना है, देश को लेकर चलना है, ना ही उनको पद की कोई लालच है। पद को लेकर के नहीं है, पद को लेकर के नहीं है। राहुल जी को पद का तो कोई कभी रहा ही नहीं। आपने देखा होगा जब सांसद भी रहे, चाहते तो मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। उनको एक ही सपना है कि भारत में कि जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है उसको दूर किया जाए और प्रेम की धारा बहाई जाए, आपस में भाईचारा बना रहे और देश तरक्की करे। देश में जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, और यहाँ पे सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात को लेकर के, पाकिस्तान हिंदुस्तान को बात कर लेकर के लोगों को बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का भी बात छेड़ते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए राहुल जी लेकर के चले हैं कि देश के नौजवानों को किस तरह से काम मिले, रोजगार मिले, देश में से महंगाई कम हो और भारत में एकता बनी रहे। इसको लेकर के राहुल जी चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, आप इस यात्रा में कब से जुड़े हैं? हम पिछले 4 दिनों से जुड़े हुए हैं। हम राजस्थान में भी गए थे, भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान भी थे। राजस्थान के बाद फिर हम दिल्ली आ गए, लेकिन अब जो दिल्ली में आए तो हम कल रात से दिल्ली में ही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में संलग्न हुए हैं। हमारी टीम है पूरी जो रात से जुड़ी हुई है और राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हो उसके हम राहुल गांधी के साथ चलेंगे जहाँ तक यात्रा समापन हो। और राजस्थान में तो इनकी सरकार है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जो भीड़ है, जो जनता मौजूद है, क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ असर होगा इस चीज़ का? असर आपको 2024 में ऑटोमेटिकली दिखेगा। जो राहुल जी साथ लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके चल रहे हैं, किसी ने फूट नहीं डाली है और एक हर समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी अभी आपने देखा होगा, रैली देखी, रेला देखा, जो जन सैलाब देख रहे हो, ऐसा नहीं राहुल जी ने किसी को बुलाया है, लेकिन बट हर किसी की इच्छा है कि आने वाले समय के हमारे नेता राहुल जी जैसा ही हों। एक अभी ट्रेंड चल गया, मतलब बाइकआउट हो रहा है फिल्मों के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? भगवा रंग को ज़्यादा लेके किया जा रहा है। ऐसा है मैडम, वो देखो जो उसमें बैठे हैं, सेंसर बोर्ड में बैठे, इन्हीं के लोग हैं। इन्होंने सीखा है हिंदू मुस्लिम राजनीति करना। इनका काम ही हमेशा ये रहा है, संघ की रही है या बीजेपी का रहा है, कभी रही इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात ही नहीं करी है। इनका कोई ना कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि पता है पार्टी पब्लिक इनके खिलाफ बोलेगी तो इन्होंने एक कर लेके आते हैं हिंदू मुस्लिम कर दें, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करें, प्यार प्रेम बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी छात्र लेके रहे, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है भारत, तो राहुल जी हमेशा कोशिश करें जोड़ के चलने की। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए इस यात्रा में? देखिए, हम जुड़े हुए तो बहुत टाइम से हैं, लेकिन हम दिल्ली के रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई हुई। हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी हम कार्यकर्ता हैं। सिर्फ एक आपके चैनल के माध्यम से एक शेयर अर्ज करना चाहता हूं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी बात तो नुकसान सबका है, और मिलती हुई नदियां दिखती नहीं किसी को, महासागर बनाने में एहसान सबका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 10 लाख आदमी का हजूम है दिल्ली की सरजमीन पर, और दिल्ली के कोने कोने में से बच्चा बुजुर्ग, अपनी लेडीज़ हैं, बच्चे, जवान, नौजवान सब राहुल गांधी के साथ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो अगर देश के अंदर है वो बेरोज़गारी का है। जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं है, ठीक है, उनको काम धंधा नहीं है, कारोबार बिजनेस सब ठप पड़े हुए हैं, जीडीपी बिल्कुल डाउन जा रही है। इन पे ये कोई बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा ये कोई बात करना नहीं चाहते, और कोई करता भी है तो फिर उसको दूसरी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी, मैं भाजपा के लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। राहुल गांधी जन सैलाब बन के हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ चुका है, आधी यात्रा हो चुकी है, आधी यात्रा और होने जा रही है, और
नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, मोहब्बत से काम करेंगे, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी का भी हो। हमें तब से गुजारिश करना चाहता हूँ कांग्रेस से कार्यकर्ताओं, सबसे प्यार से जुड़ना है, प्यार से सबको लेके चलना है और लोगों को समझाना है ये भाजपा कितना नफ़रत फैला रही है और देश को तोड़ने का काम कर रही है। अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया है, तो इस चीज़ को लेकर मतलब असर नहीं पड़ेगा कोरोना पे? क्योंकि मैडम देखिए, कोरोना सिर्फ राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस की रैली वेली पे आ जाता। आपने देखा कुंभ कराया इन्होंने, उस टाइम ताज़ा कोरोना लग रहा था, लॉकडाउन के अंदर कुंभ कराया इन लोगों ने, और भी बहुत काम कराए, महाकुंभ कराए, रैलियां करी कलकत्ता के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जन आक्रोश रैली चल रही है राजस्थान के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेपी नड्डा साहब स्टेट शो करते फिर रहे हैं। एक राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए इनको कोई और काम नहीं है क्या? राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा है, राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है, राहुल गांधी कोई मजाक नहीं है। राहुल गांधी एक तमीज़ से बोलते हैं, तो ये मत समझो कि राहुल गांधी कोई कमज़ोर है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, PhD। राहुल गांधी इंग्लैंड से लंदन से पढ़े हुए हैं, लोग आज भी नहीं जा पाएंगे लंदन जहाँ के पढ़े हुए हैं राहुल गांधी। आप देखते हो किस तरह से प्यार से बात करते हैं वो किसी से, चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी हो, सबकी बात सुनते हैं। मैं पर्सनली मिला हूँ उनसे, मेरी पर्सनल बात हुई है। टाइम लो आप, 3 दिन के अंदर आपको टाइम मिल जाएगा किसी भी कार्यकर्ता को मिलने का। ऐसे थोड़ी है कि टाइम नहीं देते कार्यकर्ताओं के लिए। तो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा जनसैलाब बन के हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ चुका है। गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़, सब समाज की आवाज़ लेके राहुल गांधी दिल्ली की सरजमीन पे कन्याकुमारी से दिल्ली आ चुके हैं। अब यहाँ से कश्मीर जाएंगे, 3 तारीख को यहीं से रैली हमारी जमुना के पुल से पार होगी। उसके बाद बॉर्डर पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस्तकबाल करेंगी इस रैली का। बॉर्डर पे अप्सरा बॉर्डर के अंदर प्रियंका गांधी रैली को लेने आ रही हैं। तो ये दोनों भाई बहन देश के लिए, इनको दिक्कत क्या है? कोई ऐरे गहरे आदमी थोड़ी हैं। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन्हें प्रधानमंत्री बनना हो, मंत्री बनना हो, कोई इनके लिए बड़ी बात है क्या? जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, हमने 3 दिन भूख हड़ताल करी थी सोनिया गांधी के घर के बाहर। तो सोनिया गांधी जी ने कह दिया था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, जो मेरा फैसला होगा वो मानना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। 3 दिन भूख हड़ताल करी थी मैंने सोनिया गांधी के 10 जनपद पर घर के बाहर। आपने कहा कि इनको कोई ज़रूरत नहीं, कि मतलब ये कोई भी पद ले सकते हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री या किसी भी पद पे क्यों नहीं है? इनको कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनके परिवार ने देश को 2 शहीद दिए हैं। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, उनका कर्ज भी हम नहीं उतार सकते। 2 जिनके वालिद मर जाते हैं, जिनके बाप मर जाते हैं, उनके बच्चों से पूछो ना कैसे पलते हैं, कैसे जीते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से करना चाहता हूँ कि खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो कि राजीव गांधी को किस तरह के बम से उड़ाया गया, शहीद हो गए देश के लिए। और देश के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई। और नेहरू जी ने क्या नहीं कहा? नेहरू जी ने हर आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया था इस देश के अंदर। सबसे कह दिया था कि भाई ये मुसलमान वोट नहीं डालेंगे, या दलित वोट नहीं डालेंगे, या ये नहीं डालेंगे। तो सबको ये कहा था कि नहीं, ये सबका हिंदुस्तान है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का है। राहुल गांधी जी भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे को लेके प्यार मोहब्बत से यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा का आप देख लेना, सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता, लाखों आदमी यहाँ पे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। न्यूट्रल बच्चे आए हुए, पढ़े लिखे, कॉलेजों के, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे टाइम निकाल के यहाँ 4 बजे जबलपुर बॉर्डर पे खड़े हुए। शायद आपको मालूम होगा, आप भी होंगी वहाँ पे। अगर मीडिया ईमानदारी से अगर ये न्यूज़ दिखा दे और मीडिया ईमानदारी से राहुल गांधी को दिखा देना, तो सरकार 4 दिन नहीं चलने वाली है। अच्छा, आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री का पद अगर इनको मिलता है, राहुल गांधी, ऐसा होता है, राहुल गांधी के अलावा इस पार्टी में किसको प्रधानमंत्री के लिए फेस दिखाया जा सकता है या लाया जा सकता है अगर राहुल गांधी के अलावा? राहुल गांधी के अलावा तो पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 3-4 लाइनें बोलनी पड़ेगी। क्या आपकी इजाज़त है? मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे होता है ना कि मीडिया वाले बोलने नहीं देते। तो नहीं, आप बोलिए। आप सबसे पहले तो ये सवाल क्यों आता है कि राहुल जी के अलावा कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो इंसान 100 दिनों से 107 दिनों से पैदल यात्रा कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद आज दिल्ली 2800 किलोमीटर चल के पहुंचा है, जो मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, जो समाज के उन तबकों की आवाज़ जिसे मीडिया दबा रही है और राहुल गांधी उसे उठा रहा है। क्या ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के लिए उद्धार नहीं होगा?
क्या आप समर्थन नहीं करोगे कि ऐसा आदमी बनेगा जो दर्द को समझता है? जिसके टी शर्ट के बारे में आवाज़ उठा रहे, उनको ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी सिर्फ इस कड़ाके की ठंड में एक टी शर्ट पहन के चल रहा है? क्योंकि गरीबों और किसानों को दर्द पता है। जब किसान सुबह 5 बजे उठकर जाता है और किसानी करता है तो उसको कितनी ठंड लगती है। तो राहुल जी को पता है कि उनके बाप दादा जो देश के लिए कुर्बानी दे चुके हैं, आज वो राहुल गांधी कुर्बानी दे रहा है। याद रखना, जब जब गांधी परिवार का प्रधानमंत्री देश के अंदर बना है, तब तब देश के अंदर क्रांति आई है। और अब जब जिस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी, ना युवाओं को रोजगार ढूंढने की ज़रूरत होगी, ना युवाओं को भटकने की ज़रूरत होगी। रोजगार चलकर युवाओं के पास आएगा। जो आज हम जैसे लोग MBA करे हुए लोग, PhD करे हुए लोग और क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए लोग और IIT से पढ़े हुए लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। इससे बड़ा दर्दनाक क्या है देश के अंदर? ये सबसे बड़ा दर्दनाक है। जबकि बच्चा अपने माँ बाप अपने खेतों को बेचकर, अपने घरों को बेचकर, अपने अपने किराए पे रहकर के घरों को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका बच्चा सड़कों पे घूम रहा है। क्या ये शर्मनाक नहीं है देश के लिए? और मैं तो ये कहूँगा कि सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि राहुल जी के अलावा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो मजदूरों को समझ सकता है, देश के सभी तबकों को लेकर चल रहा है, वही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए ना दोस्तों, वही होना चाहिए। एक मेजॉरिटी समय के अनुसार जो है, जिस तरह से बातें आ रही थी ना कि अभी आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष वाले, जो पहले विपक्ष में थे राहुल, आज भी जो मजाक विपक्ष कौन? नहीं, आज तो हम विपक्ष में हैं, राहुल जी विपक्ष में हैं, लेकिन पहले जो थे बीजेपी, जो मोदी जी हैं, अब जो बातें आ रही थी, जिस समय मोदी जी गोधरा वाला कांड हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कि उस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि देश के मुख्यमंत्री लायक नहीं है, गुजरात के मुख्यमंत्री लायक। आज वो देश का प्रधानमंत्री बन गए हैं, आज सब कुछ है। आज जिस तरह से बीजेपी आवाज़ उठा रही थी, राहुल बोल करके मजाक उड़ाया जा रहा था, वही राहुल गांधी उनके लिए देखना उनके आने वाले समय में किस तरह से प्रधानमंत्री बन करके देश को चलाएंगे। जितनी मैच्योरिटी, ये जो गांव-गांव में जगह जगह जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, धरती पे जा कर के दुख दर्द नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, सबको। वो आने वाले समय में जब देखेगा, जब 2024 का चुनाव होगा, उसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी का किस तरह से जज्बा उतर करके जनता के बीच में आएगा। जनता के बीच में जब बात आएगी, तब आप देखना उस समय कि जो राहुल गांधी को जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने मजाक बनाया है, यही राहुल गांधी किस तरह से प्रखर नेता बन करके जब आएंगे। डरे हुए क्यों हैं लोग? जब राहुल गांधी में योग्यता नहीं है, प्रधानमंत्री से सब पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, क्या बता सकते हैं कितनी योग्यता है? लेकिन राहुल गांधी से पूछो, बताएंगे ना क्या योग्यता है। और आने वाले समय बताएगा कि राहुल गांधी कितना योग्य हैं, कितना प्रखर हैं, कितना बुद्धिजीवी हैं, कितना देश के प्रति उनके अंदर सहनशीलता है, भावना है, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति। ये तो समय बताएगा। राहुल जी की जो एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुने, बहुत ही मार्मिक बात बोलते हैं, लेकिन मीडिया उसको दूसरे रूप में लेकर के दिखा देती है, मजाक बना करके दिखा देती है। लेकिन वही मजाक एक दिन देखना आने वाले समय में दिखाएगा कि राहुल गांधी क्या हैं। और अब पता चल रहा है, मीडिया को तो दबाया जा रहा है, बीजेपी की सरकार जो है आज दबा रही है कि दिखाओ मत। जिस तरह का जैन सलाब राहुल जी के साथ में चल रहा है, कन्याकुमारी से आपने देखा दिल्ली तक, अभी लाल किला में जो आए, इसके बाद आप देखना जब क्रॉस करेंगे, अभी हम आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब जो होते हुए कन्याकुमारी, कश्मीर तक जाएंगे, देखिए क्या पोजीशन होगा। बौखलाए हुए हैं लोग, तभी तो ये बहाना कर रहे हैं आपका कोरोना का है कि नहीं? ठीक है कोरोना, लेकिन कोरोना का बात करें तो कोरोना चाइना से 10 देशों तक फैल चुकी है, लेकिन अभी भारत में आया नहीं है कोरोना, लेकिन आएगी कोरोना ऐसा कहा जा रहा है। और उसके लिए नया बूस्टर डोज भी बन रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस पर अगर आ जाता है, तो अगर सरकार ने यही कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, तो गाइडलाइन को पालन करते हुए यात्रा करेंगे। तो आप लोग मास्क लगाएं? नहीं, अभी तो उस तरह का सिस्टम है ही नहीं, अभी उस तरह का माहौल नहीं बना है। जैसे अगर आएगा तो मास्क लगा करके यात्रा करेंगे, लेकिन करेंगे जब जिस समय चुनाव हो। कोरोना का गाइडलाइंस यही है कि मास्क लगाना। और हाँ जी बोलिए। जो आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो, देश कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करो। मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो पिक्चर्स जो मीडिया में चलाई गई थी चाइना की, आपको पता है वो फेक निकली। शायद आप दोबारा चेक करना, ये खुद बोले फेक है। और इनका जो मंत्री कहता है, स्वास्थ्य मंत्री कहता है, हमने सिर्फ लेटर दिया है,
रोका नहीं है। तो क्या दोहरा चरित्र नहीं है मैम? इससे क्या पता लगता है कि ये दोहरा चरित्र है इनका? ये सिर्फ एक बहाना है दोस्तों, सिर्फ एक बहाना है। सिर्फ राहुल जी से ये डर गए हैं। जो जन सैलाब ना जो जुड़ रहा है राहुल जी के साथ, उनसे वो डरे हुए हैं कि 2024 की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि 2 ही साल 3 साल बचे हुए हैं इनके पास, और क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है। इनकी योजना एक ही है, बेच दो बेच दो बेच दो, सब बेच दो, यही योजना चल रही है। और इनके पास अच्छी योजना ना, क्या क्या बेचा गया अभी तक? मैं बताता हूँ ना क्या। सबसे पहले ये बेचा गया नॉर्मल तरीके से, जिसमें जो हमारे जीवन में काम आता था, BSNL बेच दिया गया, जिससे हमारा कहते हैं ना कि ये लोन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हम जैसे स्टूडेंट लोन ले लेते थे उसी के सहारे, वो ही बेच दिया। हमारी रेलवे बेच दी गई, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया गया। हमने पीछे खड़े में रख रखाव 6 करोड़ के उस पर रखा गया है। और ये सड़क जिस पे हम खड़े हुए, ये भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ये भी बेच दिया गया है। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, और अभी तक लगातार बेचा जा रहा है। और यहाँ तक कि मैम जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हम सबको गिरवी न रख दिया जाए, क्योंकि देश का रुपया आपको पता है धीरे धीरे घट रहा है, बहुत न्यूनतम नीचे आ गया। 80 रुपये हमारा रुपया घट गया है। तो सोचिए, जिस मोदी जी ने ही कहा था कि जिस देश का पैसा गिरता है, उस देश के बैठे हुए सत्ता के लोग की नीयत गिरती है। तो यानी कि अब मैं मोदी जी का नाम लेके तो कुछ गलत इसलिए नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हुए मैं उसका सम्मान करता हूँ। शायद सभी नागरिक उसका देश का सम्मान करता है, क्योंकि वो हमारे PM है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें डर लगता है। लेकिन ये मंत्री की बात छोड़िए, जो मंत्री ने कहा है, लेकिन अगर क्या कोरोना आ जाती है तो इस चीज़ से नहीं लगता है कि अगर ये यात्रा ऐसे ही रहा, बीच में रोकने का नौबत आया, ऐसा कोरोना का केसेस बढ़ते तो बीच में यात्रा रुक सकती है या फिर लगातार आगे तक जाएगी? देखिए, जब देश की बात होगी, देश के लोगों की बात होगी, जब भी देश के लोग, राहुल जी को लगेगा कि देश के लोग खतरे में हैं या देश के लोगों को दर्द हो रहा है, तो राहुल जी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। रही बात यात्रा की, यात्रा तो कश्मीर में ही रुकेगी मैम, झंडा फहरा के रुकेगी, क्योंकि इसका एक मोटिव है, इसका एक रीज़न है। देश की आवाज़ राहुल गांधी बन चुके हैं, और युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं, मजदूरों की आवाज़, यहाँ तक कि जो गली जो गाँव के कस्बों में किसान बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ बन चुके हैं राहुल गांधी। जिस दिन तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा लाल चौक पे, उसी दिन ये पता चल जाएगा कि राहुल जी की रणनीति क्या थी और राहुल जी ने क्या किया है देश के लिए। और देश के युवा राहुल जी के साथ एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर 2024 का चुनाव वोट करेंगे। वो इसलिए वोट होगा, युवा रोजगार पे वोट होगा, हर चीज़ पे इस वजह से वोट होगा कि जो जनता की भलाई के लिए होगा। तो याद रखना मैम कि ये जो यात्रा चल रही है, ये ऐसी यात्रा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ हम प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि सुनिए ना। क्यों नहीं सुनते आप? कभी कभी लगता है कि हमें आंटी लगते हैं वो। क्यों? आंटी जी सुन लो, दरवाज़ा खोल दो, हमें कुछ दे दो, हमारी बोल चली गई वापस कर दो, लेकिन वापस करने के बजाय वो सब ले रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरा नाम रविंदर यादव। आपके हाथ में पहले ये बताइए, गुलाब है, इसका क्या उद्देश्य है? मैम, ये खुशबू का प्रतीक है, और जहाँ पे कांटे होते हैं वहाँ पे गुलाब जरूर होता है। आने वाले समय में राहुल गांधी इस गुलाब की तरह उगते हुए सूरज है। कहते हैं ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला हमारी पहचान है। रास्ते तो हम सभी चलते हैं, जो पहचान मैंने कांग्रेस की पहचान है। ये कांग्रेस ही हमारी एक ऐसी पहचान है जिसने हमें खड़ा किया, गरीबों को देखा है। एक बात बताइए, जब 400 रुपये सिलेंडर गैस था तो लोग महंगाई के अन्ना हजारे ना आते। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई बिल पास किया? दारू फ्री किया लोगों के लिए, शिक्षा फ्री की, शिक्षा के मामले में जीरो। आज कोई पढ़ाई नहीं हो रही है लोगों स्कूल में, आज भी लोग रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन फिर भी MCD इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी आए। ऐसा है कि लोगों को आंखें पे पट्टी बनी हुई है, जिस तरह कानून की आंखों पे पट्टी बनी होती है, इसी तरह सरकार, हमारी जो जनता है ना, ये धीरे धीरे जाग रही है। और आने वाले समय में हो सका तो राहुल गांधी सबको जगा भी देंगे। कहते हैं एक पंछी देखा अलबेला, पंख बिना उड़ा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा है अंबर की डोर। तो राहुल गांधी वो डोर है जो आने वाले समय में आसमान को छू के भी दिखाएंगे और लोगों के दिल में जगह भी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी बिल्कुल था कि आम आदमी पार्टी को इसलिए जितवाया गया कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा झूठ बोला। हम क्या क्या झूठ बोले? पहला झूठ उनका था कि हम अभी आपकी बिजली हाफ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, उसके बाद पेंशन है ये करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा, अगर MCD में बीजेपी वो आम आदमी पार्टी जीते, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो गाजीपुर का जो पहाड़, गाजीपुर का, तो जनता ने कहा कि ये हटा देगा, देखते हैं, इसको एक मौका और दिया जाए।
उसके बाद देखा जाएगा कि ये रहेंगे, क्योंकि देखो 24 का जो चुनाव होगा, जो 24 का चुनाव होगा देश का चुनाव होगा। आज कस्बों का चुनाव था, मोहल्लों का चुनाव था, एरिया का चुनाव था। तो अगर ये दावेदारी आपको पता है केजरीवाल जी भी कर रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, राहुल जी है नहीं, और क्या कहते हैं मोदी और मेरी टक्कर है। ये बात तो आप भी शायद मीडिया में हम लोगों ने सुना है। तो दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं रहते, दिल्ली में लगभग 7-8 राज्यों से लोग आकर बसते हैं और मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। तो सबने, क्योंकि ये दिल्ली देश का कैपिटल है, तो शायद यहीं से आवाज़ उठेगी अब। तो इन्होंने केजरीवाल को मौका दिया कि ये पहाड़ हटाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। और जो आपने स्कूल, अभी तक केजरीवाल ने कोई स्कूल नहीं खोला, शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, कोई नया स्कूल नहीं खुला, और यहाँ तक कि कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। हाँ, रख रखाव करा गया, चूना पत्थर लगाया गया, इसलिए मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही पढ़ा हुआ हूँ। 12वीं कक्षा मैंने CBSE बोर्ड से, उसके बाद श्यामलाल कॉलेज, उसका हंसराज कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। MA करने के बाद मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगा कि पहले शीशा क्या थी, अब में क्या कमी आई है। और दूसरी बात कि इसलिए इनको मौका दिया गया कि एक बार देखा जाए कि ये क्या कहते थे ना कि मेरे पास, मुझे काम करने का मौका नहीं दिया जाता, मेरे को रोका जा रहा है, ये करा जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना कर रही है। तो बीजेपी ने, तो किसने मौका दिया, बीजेपी ने या जनता ने? नहीं, बीजेपी, जनता ने इनको मौका दिया कि आइए, हम, आप कह रहे हो ना कि काम, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ, हमारे पास 2 साल है, जनता कह रही है हमारे पास 2 साल है, हम तुम्हें मौका देंगे कि 2 साल के अंदर गाजीपुर का वो पुल, पहले तो पहाड़ हटाओ, दूसरा आप शिक्षा सही करो, जो आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको लगता है कि गाजीपुर का जो कचरा का पहाड़ है बढ़ सकता है? मैम, अगर ये पुल हट गया तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, मैं दिल्ली त्याग दूंगा 110%, क्योंकि वो पुल नहीं हट सकता, कभी भी वो पहाड़ हट ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी रणनीति पहाड़ हटाना नहीं है, इनकी रणनीति करप्शन को कैसे करके पैसे ऐंठना। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक बीच बन रहा था, यमुना पुल पे बीच बनाया जा रहा था, कहाँ गया वो बीच, कहाँ गई यमुना सफाई, आज तक हुआ नहीं हुआ। मैम, इन्होंने क्या बोला, 8 साल की सरकार हो गई इनकी, केजरीवाल जी की, इन्होंने कहा कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, जब शीला दीक्षित नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने साफ करने के बजाय कितना साफ किया वो आप जानते हो। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो आज 2020 और 21 के अंदर क्या शिक्षा लोगों को मिली? बिल्कुल नहीं। लोगों ने घर पे बैठ के सिर्फ यूट्यूब, गूगल या फेसबुक चलाया, और लोग, जिस घर में एक फ़ोन था उसके घर में 10-10 फ़ोने हैं। पता है, लोगों ने सिर्फ धंधे, जो पैसे जेब के थे वो भी खर्च कर दिए। आज लोगों को वो हालत है कि लोग घर में ही भाई के साथ बैठ के राजी नहीं है। बाकी देखो, दुनिया के अंदर इंटरनेट है सबसे महंगा, हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंटरनेट सस्ता रखा, उसमें घुसे हुए हैं, दूसरे काम धंधे नहीं, पार्टी के प्रति, कोई पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो रहा है। बाकी ये पेशेंट वाला प्रधानमंत्री बनेगा, जब तक पेशेंट वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा देश तरक्की नहीं करेगा। इस आदमी में जितना पेशेंट है, पेशेंट वाला प्रधानमंत्री से आपका क्या? राहुल गांधी पेशेंस के बारे में, परिवार के बारे में जो दाग लगाया, जो उसके ऊपर दाग लगे, उसके बहन के ऊपर दाग लगे, उसके जीजा, कुछ भी लगे, कहीं साबित हुआ? 7 साल के अंदर तो ये सब जेल में होना चाहिए था। अगर पक्की बात तो ये है, बाकी मैं ये दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है करके। बाकी पेशेंट वाला प्रधानमंत्री बनेगा ये। आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने, ये पब्लिक है, हमारे इधर जितनी पब्लिक है ना, हम लोग जो वोट डालते हैं वो अपने निगम पार्षद या विधायक को नहीं देखे, हम MP MLA को जाके वोट डालते हैं। आज वो समय आ गया कि आज भी हमारे गली मोहल्ले के अंदर जाके देखिए, MP जो निगम पार्षद और विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज महावर मिश्रा से लेकर सतवीर शर्मा तक यानी पार्टी बदल चुके हैं। आप रहने कहाँ के वाले? आनंद प्रवस्थ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो वोट दिया जाता है, हर इंसान को अपने इधर के निगम पार्षद और विधायक को देख के वोट डालना चाहिए, क्योंकि जनता को मालूम, हमारे इधर ना तो MP आएगा ना MLA आएगा, जो आएगा तो विधायक आएगा या निगम पार्षद आएगा। और यानी ये हमारी जनता अब धीरे धीरे जाग रही है, और लोगों को जागृत करने वाला काम, मेन काम आप ही का है। आप ही हैं जो चीज़ सच को झूठ और झूठ को सच सामने लाते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल कर आए हैं सत्ता में, तो आपने वोट किसको डाला? नहीं, मैंने तो कांग्रेस को वोट डाला था मैम। मैंने कांग्रेस को वोट इसलिए डाला था क्योंकि आज मैं कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली मैंने इलेक्शन के बाद, वोट डाल के लिए। उसका रीज़न था डाल के लेने का, क्योंकि मैम मैंने देखा ना कि लोकपाल बिल नहीं आया। आपने कहा कि वोट डाल के मेंबरशिप लिया है, तो वोट जो डालेगा, मुझे जब ये नहीं मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, वोट जो डालेगा उसको मेंबरशिप मिलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न। मैंने वोट डाला, मेरे यहाँ एक निगम पार्षद खड़े थे, बहुत ईमानदार हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो मुझे लगा इस बंदे को जिताना चाहिए, तो मैंने उन्हें वोट करा। लेकिन 9,500 वोट मिला उनका, तीसरे नंबर पर हार गए, बीजेपी चुनाव जीत गई वहाँ से, तो बड़ा दुख हुआ।
तो उसके बाद जब मैंने टीवी बैठा हुआ था, एनडीटीवी देख रहा था, रवीश कुमार जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें यार भारत जोड़ो देखा तो रघुराम राजन जैसे लोग, अर्थशास्त्री, हमारे गवर्नर, एक कहते हैं ना कि अच्छे लोग जब राहुल जी से जुड़ सकते हैं तो हम जैसा अदना गुलाम क्यों नहीं जुड़ सकता, जो देश का गुलाम हूँ। मैं देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ, और देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि राहुल जी के साथ जुड़ना चाहिए। राहुल जी के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमने मेंबरशिप ली। और मेरे डैडी यूपी से आते हैं, सुल्तानपुर से, अमेठी से ही, अमेठी के बगैर सुल्तानपुर, लेकिन मेरी पैदाइश यहीं की है, हम दिल्ली में रहते हैं। मैं लगभग 26 साल से दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। पढ़ने लिखने के बाद मैंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मैंने नहीं देखा कि स्कूल उस टाइम पे ख़राब थे और आज बहुत ज़्यादा सही हो गए हैं, या उस टाइम पे शिक्षा की कमी थी, टीचर हमारे वही थे, आज भी टीचर वही हैं। तो केजरीवाल जी का सबसे बड़ा झूठ था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। शायद आप जानते होंगे, आपके मोहल्ले में भी मोहल्ला क्लिनिक बना होगा। एक मोहल्ला क्लिनिक की कीमत इन्होंने लगाई 20 लाख रुपए खर्च किया हुआ है, उसका पूरा बाकायदा इन्होंने दिया हुआ है। मेरे आप मोहल्ला क्लिनिक चेक करवाइए, 20 लाख का कोई सामान नहीं है मैम उसके अंदर, 20 लाख का किसी मोहल्ला क्लिनिक। और यहाँ तक कि मैम बहुत सारे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए। क्या वो देश का पैसा नहीं था, जनता का पैसा नहीं था वो? और दूसरा, ये लोग कहते हैं हॉस्पिटल चलिए। मैं एक पेशेंट लेके गया, कोरोना के अंदर सब घरों में बैठे हुए थे मैम, लेकिन मैं पूरे 56 दिनों तक दोनों टाइम खाना यहाँ अपने क्या डीसी के ऑर्डर पे बंगला साहब गुरुद्वारे से और ये शीशगंज गुरुद्वारे से मैं खाना ले जाकर 3,3500 सुबह 3,3500 लोगों को खाना खिलाया करता था। क्यों? मैं नहीं डरा, क्योंकि मुझे पता था देश के हमारी जो, हम क्यों डरे, हमें इनकी जो गरीब लोग फंसे हुए हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये बंदा सोया पड़ा था और नहीं आया बाहर निकल के, और कहता है, यहाँ तक कि आपको पता है मैम, वृद्धा पेंशन दिल्ली के अंदर में बंद कर दी गई है। बहुत लोगों का तो कहना है कि है मिल रही है, जो केजरीवाल दे रहे सारी सुविधा मिल रही है। सारी चीज़ें पेंशन नहीं है, नहीं मिल रही है, बिल्कुल बंद। कब से बंद किया गया? हाँ जी, कब से बंद किया गया? 7 महीने से। ये नहीं जी, 1.5-2 साल हो गए हैं। 7 महीने से जो नई पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो बंद कर दी गई। और दूसरा मैम, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, सबसे क्या दिल्ली में गरीब लोग नहीं रहते मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अभी तक BPL के राशन कार्ड क्यों नहीं शुरू करे? इनका सबसे बड़ा झूठ कि गरीबों की सरकार है ये, BPL राशन कार्ड नहीं शुरू करा इन्होंने। और राशन कार्ड आप चेक कर लीजिए, 2018 के राशन कार्ड चलने भी बन रहे हैं, जो कि इनके कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। और दूसरा, आज अगर हम ID बनवाने जाते हैं तो ID के लिए हमें इतना झंझट करना पड़ रहा है मैम। ID के 300-300 रुपये बाहर ID लोग दे के बनवा रहे हैं, आइडिया नहीं बन रही उनकी। और ये कहते हैं योजनाएं, कैसी योजना की बात करते हैं आप? चलिए, लेडी हार्डिंग हो गया, RML हो गया, हॉस्पिटल चलिए, आपको चीरा लगाने के लिए जो ब्लेड होता है, हम एक पेशेंट लेके गए थे मैम, उसके बाद जाने के बाद हमने कहा उसका चीरा लगना था, उन्होंने कहा कि लिख के दिया कि बाहर से खरीद के लाओ। मैं बाहर से खरीद के उस ब्लेड को लेके आया था मैम। आप बताइए, पूरी सुविधा है और पूरी दवाई नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। असल मुद्दा ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है देश के अंदर कि बीजेपी और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे जो हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं उसमें नफ़रत बढ़ाई जा रही है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप सारे चैनल उठा के देख लीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवा कोई टॉपिक ही नहीं होता, समझ रहे हो ना। और पब्लिक के जो है ना सारे मुद्दे दब गए हैं, महंगाई गायब हो गई है, एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू मुसलमान आपस में नफ़रत। 1000 रुपये का सिलेंडर है, हर चीज़ महंगी है, कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। गरीब जाए तो कहाँ है? गेहूँ आधा कर दिया, राशन का गायब कर दिया, गेहूँ भी गायब कर दिया केंद्र सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता। लोग मारे गेहूँ मिल रहा है, आधा मिल रहा है भाई साहब। ना भैया, 4 किलो मिलता है, हमारा मिलता है। अरे 4 किलो से क्या होता है भाई साहब? महीने का 4 किलो, और क्या चाहिए भैया? रोटी खाते हो, क्या खाते हो? तो 2000 रुपए की जैकेट पहने, वो जो गरीब पहना हुआ है ना, लुंडे की 150 रुपए की पुरानी जैकेट, उसके दिल से पूछो जाके कि किस आटा तो मिल रहा है ना, गेहूँ तो मिल रहा है ना। नहीं मिलता था, बिल्कुल मिलता। अरे मिलता था भाई साहब, क्या बात कर रहा हूँ। हम बचपन से बड़े हो गए, हमने राशन की चीनी खाई, राशन का गेहूँ खाया। सिलेंडर 300-250 रुपए का मिलता था, वो 1000 रुपए का हो गया। उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर। मेरे गरीब आदमी आज इतना परेशान हो गया महंगाई पे, कोई सुनवाई नहीं है। और जो गेहूं दे रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है। और इतनी सफाई, इनका कहना है कि गेहूं खाने के, इतनी आप कैसे बोल रहे हैं? जी, मैं राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से। हमारे तो भाई चाहे कांग्रेस सरकार है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। राजस्थान श्री गंगानगर से हमारे कांग्रेस की सरकार है, पर मैं एक चीज बोलूंगा, 4 किलो यानी कि मिलता है और अच्छा गेहूं मिलता है। भाई साहब 4 किलो गेहूं। ये भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना,
ये भाई साहब मल्टीग्रेन आटा और आशीर्वाद और बड़ी कंपनियों का आटा खाने वाले हैं। उस गरीब से पूछो जो 1 किलो आटा लटका के जाता है ना और 50 रुपए लेके कहता है तेल 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, आटा क्या रुपए किलो। हम राजस्थान से हैं, कांग्रेस सरकार है, पर हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हम तो दोष देंगे ना, हमारे हमारी गैस क्यों बेची, हमारी गैस रिलायंस को क्यों बेची, अंबानी को क्यों बेची, हमारी जमीन से निकलने वाली गैस जो 1000 रुपए की हमें दे रही है, क्यों बेचा हमारा सामान। ये जमीन से हमारी गैस निकल रही थी ना, हमारा सामान निकल रहा था ना, हमारे इस पे हमारे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्या कहना है कि देश बेच रहे हैं? 55 में 2 रुपए में लाल किले में जाते थे। सिलेंडर पे सरकार ने जो भी किया है सब्सिडी खत्म किया है। हाँ, सब्सिडी सिलेंडर जरूर महंगा है, कम होना चाहिए। पूछो बेचारे थे जो 1 किलो गैस लटका के जाते हैं ना हमारे घर में, तो जो भैया ने ये बोला कि गेहूं दे रहे हैं, उसका सबूत है मेरे पास। एक लेडीज मेरे पास आई कि सोनू जी मैं पैर से पैरालाइसिस हूँ, मेरे को आटा दे रहे हैं, वो आटा किसी खाने लायक नहीं होता और आटा दे रहे हैं और मेरे को गेहूं दिलवाइए। तो मैंने उनको मैसेज करा रोहित जी को, उनका राशन कार्ड भेज रहा हूँ, उनको प्लीज जो कहें वो दे। ये देखिए मैंने खुद भेजा उनको आटा गेहूं दे देना। मैंने उनकी सिफारिश लगाई कि बहुत मजबूर है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। अब पूरी ठेकेदार को फ़ोन करा है मैंने और तब उनको गेहूं मिला, वरना उनको आटा जबरदस्ती, यहाँ तक कि उन्होंने लिख के भेजा मेरे को ठेकेदार ने कि यहाँ नहीं है। ये देखिए अब पढ़ लीजिए पूरा राशन कार्ड समेत इन्होंने लिख के भेजा पूरा कि सर मैं आटा ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा जो हिंदू मुसलमान से ये रह गया, हिंदू मुसलमान के सिवा कोई काम ही नहीं है। सुबह शाम न्यूज में ये हो रही है हिंदू मुसलमान की बता रहा हूँ कि वहाँ मिल रहा है, आप तो बोल रहे हो कि नहीं मिल रहा। मैं तो बता रहा हूँ मेरी पूरी स्टेट में आ जाओ, कहीं पर भी चल जाओ। देखो मैं आम आदमी, मेरी बात सुनिए, मैं आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उसी का समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। लेकिन मुझे इस आदमी के चेहरे पे मासूमियत लगती है। इतना इसको बुरा कहा गया, इसने कुर्बानी दी, इसके खानदान से कुर्बानी दी, इसकी दादी मरी, इसका बाप मरा बम से, समझ रहा हूँ ना। ये खानदानी लोग हैं, शक्ल से लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलने के इतने कलाकार हैं, पब्लिक को खुश कर देते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ज़मीन पे क्या हो रही है। हाँ समझो जमीन पे क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि खानदानी लोग हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पुरखों से चलती आई है उनका ही औलाद है, उनका ही बेटा सरकार में आएगा। वाली बात कहाँ हो गई? अगर ये 20 साल से गायब है कांग्रेस, तो इनको तो गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने मजा चका दिया ना, चका दिया ना इनको मजा। लेकिन आपका यही कहना है ना कि जो पुराना है वही सही रहेगा। नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं जो पुराना है सही रहेगा। हम तो कहते हैं केजरीवाल आ जाए, कोई भी आए अच्छा है, लेकिन ये जाए, इनसे परेशान हो गए। केजरीवाल को वोट दिया आपने, जो है चाय वाला सुन के तंग आ गए, आपको वीडियो याद नहीं है? प्रधानमंत्री जी की याद नहीं है वीडियो जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर एक नौकर से कहा था जाए ऐसे, बाद में लेके आइए यूं करके, उसको ऐसा झड़का था। और ये तो वीडियो राहुल गांधी की भी आती है अभी कि कोई उनके साथ कोई वीडियो नहीं है, वो आई है सेल्फी कोई ले रहा था उनके साथ, उनको धक्का दिया गया है। उसको छोड़ो, जो क्या बोले, अगर राहुल जी के हाथों से कभी धक्का नहीं लगता, लगाए सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल होता है, एसपीजी या Z+ सिक्योरिटी जो होती है वो उनको कहा जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति को ना आने दें जो इनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। हाँ मैम, एक चीज़ और आपने बोला था कि वो प्रधानमंत्री जी वाली बात पे, मैं उस पर एक चीज़ कह, हाँ अभी हमारा देश जो है 2014 को आज़ाद हुआ था, उससे पहले अटल बिहारी जी कश्मीर का वो क्या कहते हैं हिंदुस्तान 2014 को आज़ाद हुआ था। वो कंगना रनावत और मोदी जी के समर्थक लोग कह रहे हैं, मोदी जी की पार्टी के लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, जैसे बहुत सारे लोग, रवि किशन जैसे लोग कह रहे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? देश 2014 से पहले के थे शायद, वो नहीं थे, चंद्रशेखर जी नहीं थे, ऐसे लोग प्रधानमंत्री देश के नहीं थे क्या मोदी जी के आने के बाद देश मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर जो कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल जी निकले हैं ना, इनका जन समर्थन देखकर, पब्लिक की जो चाहत देखकर, तो अब ये मोदी जी को इसका 2024 में भय लग रहा है। इसलिए ये कोरोना की नए ये लाट गाइडलाइन अब आ रही है। अभी इलेक्शन में कहाँ गया था कोरोना? लेकिन 2 साल पहले से कोरोना चलते आया, तो आप कैसे बोल सकते हैं और कोरोना बता के नहीं आता? इलेक्शन में गाइडलाइन कहाँ जाते हैं? इलेक्शन में गाइडलाइन कहाँ जाते? अंदर भी कोरोना चल रहा था मैम, पश्चिम बंगाल के अंदर भी कोरोना चल रहा था, जब मोदी जी जाके वहाँ रैलियां करते थे तब कोरोना नहीं था। 2024 का डर है, इसलिए ये जन यात्रा जो है ना, ये पाय यात्रा, ये रोकने का षड्यंत्र है। कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, माइनॉरिटी का महासचिव हूँ महाराष्ट्र का। जब ये कोरोना की गाइडलाइन शुरू कर दिया इन्होंने, आज राहुल गांधी जी लाल किले पे है, तो कोरोना फैल गया। पूरी दिल्ली में भंडारे हुए बीजेपी के आज।
पूरी दिल्ली में भंडारे लगे, खूब भीड़ लगी हुई है लोगों की, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है, आप खाना खिला रहे हो। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि अभी से आप कीजिए, आप गलत बोल रहे हो। एक मिनट, आप मुझे एक बार बताओ, बस लेटर मिला है प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कि आगे जब अगर ऐसा होगा तो। आपने इतनी भीड़ लगा रखी है, आपने खुद यात्रा चल रही है, शायद आपको पता होना चाहिए मैम, आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए। राजस्थान में आप मेरा क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। मेरा कहना ये है कि अभी कोरोना एंट्री नहीं किया है हमारे भारत में, लेकिन आगे होगा, कोरोना एंट्री करेगी आगे, तो आगे ये प्रोटोकॉल जो है फॉलो होना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि अगर कोरोना आ जाता है तो क्या ये यात्रा लगातार ऐसे ही कश्मीर तक जाएगी? जवाब दिया था कि नहीं, लेकिन आपने कहा था ये भी कि प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। जब जिस दिन WHO और इंडिया की सरकार गाइडलाइंस हमें देगी, उस गाइडलाइंस को लेकर हम उसको फॉलो करके ये यात्रा निकालेंगे, कश्मीर में झंडा फहराएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अगर इतने जनता आसपास रहेंगे तो कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? जिस दिन प्रोटोकॉल आ जाएगा उस दिन राहुल जी के चाहने वालों को दिखेगा कि कैसे 2 गज की दूरी बनाते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और राहुल जी की यात्रा के लिए सफल बनाने के लिए उनके समर्थक, उनके लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सारी चीज़ें मानेंगे और 2 गज की दूरी भी बनाएंगे और झंडा भी फहराएंगे। संसद भवन में जब वो जाते हैं, अभी 2 दिन पहले के न्यूज़, पूरा मास्क लगा के, शाम में प्रधानमंत्री जी शादी में गए थे, फोटो खिंचवा रहे हैं। कैसा कोरोना है भैया? आज यदि कोरोना दोबारा आ रहा है तो ये टीका दिए थे खुजली मिटाने के लिए, टीका दिया था तो आपको पता होना चाहिए वेरिएंट नया हो गया, कोरोना नया रूप में आ रहा है। कोरोना नया रूप में आ रहा है तो उनके लिए नहीं है, बीजेपी के नेताओं के लिए कोरोना। सब आप इसी बात का जवाब दीजिए कि संसद भवन ने कोरोना का नाम ले लिए इस यात्रा को रोकने के लिए, और खुद शादी में जा रहे हैं तो कोरोना को क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? ये सिर्फ मैम, ये इनमें कहीं देखा आपने जाके कि कितने कैसे लोग जाते हैं? वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वहाँ पे आप जाके देखिए, आप स्कूल चल रहे, कॉलेज चल रहे हैं, पूरे प्रोसेशन चल रहे हैं, आप जितने मेले और सब फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे हैं, कार्निवल चल रहे हैं, उसमें सारी भीड़ आप देख रहे हो सब जगह। वहाँ पे कौन प्रोटोकॉल दे रहे हैं? सिर्फ इसी यात्रा को रोकने के लिए आपने सोचा कि ये एक शगुफा छोड़ दें कि कोरोना आ गया है। आना सही है। आप देखें, आप जब कोरोना आया था उस टाइम शुरू में, तब यहाँ पे सरकारें बनाने के लिए चल रहा था, नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, आपने देखा था ना उस टाइम। तब तो एकदम से ऑब्वियस था कि यार ये एकदम चीज़ आ रही है, हमें किसी को भी नहीं कुछ पता था। अब तो सबको सब पता है, सब ने वैक्सीनेटेड हैं, सब मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं। जो खुद अपने आप में थोड़ा सा सिम्टोमेटिक लगता है, उसको लगता है कि मेरे को दिक्कत है, तो ही इज़ नॉट कमिंग आउट, है ना। और बाकी तो फिर आप क्यों इनको इस तरह से आप करते हैं? मैं इस तरह से नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ में भी यही दिखाया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुन लो आप मेरा क्वेश्चन, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो बूस्टर डोज नहीं लिए हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। पूरी जनता के लिए है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। मैम बिल्कुल ठीक है, सबके लिए होगी। तो यात्रा वाले लोग भी करेंगे जब पूरे देश में ये लागू हो जाएगा कि हाँ जी, क्या पूछिए? आप अभी कुछ बोल रहे थे कि कोरोना कब आएगा? कोरोना यही है, नेता लोग जो कहते हैं जब इनको कोई अपना खतरा नजर आता है तो इनको कोरोना नजर आ जाता है। प्रॉब्लम एकदम से आएंगे ना, लोग सब बाहर आएंगे प्रॉब्लम्स को अपनी रेज करने के लिए, तब आपको डिस्टर्ब करने के लिए, सबको तितर करने के लिए आपको आ जाएगा ये सबका कोरोना आ जाएगा। कोरोना एट प्रेजेंट एक गेम है। अभी कुछ दिन पहले कतर में फीफा हुआ तो WHO को उस समय कोरोना का डर नहीं था। ये सारा गेम है, ये पहले टीवी के थ्रू आएगा, फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आएगा, फिर नेताओं के वक्तव्यों में आएगा, फिर आम जनता में फैलाया जाएगा। इज ए गेम, कुछ नहीं है। पिछले बार कोरोना में जब सारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे तो उसमें से कोई भी एक मौत कोरोना से नहीं हुई थी। हर बॉर्डर पर हजारों लोग बैठे हुए थे, कोई एक मौत कोरोना से नहीं हुई। मौत जहाँ पर हुई, आप जैसे ही अभी इन्होंने कल पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी
क्योंकि बिल कोई नहीं था, डिस्कस क्या करते, क्या वहाँ पे ताश तो खेलने नहीं थे, तो बहाना क्या मारा, कोरोना। सब लोग मास्क लगा के बैठ गए बीजेपी के गवर्नमेंट, और बाहर आकर पीयूष गोयल जी पीपीपी किट पहन करके लोगों से मिल रहे थे जैसे कोरोना उन्हीं के पास भाग करके आ रहा है। ये सिर्फ गणेश जी को दूध पिलाया था जैसे 1995 में, उसी प्रकार से झूठों की बुनियाद पर चलने वाली सरकार है। तो आपका कहना है कि बीजेपी ढोंग कर रही है? एग्जैक्टली। आप बताओ, आप इतनी पब्लिक पड़ी है, इतनी पब्लिक में कल तक या परसों तक एक हफ्ते में 10-12 हज़ार तो आदमी मर जाने चाहिए उस हिसाब से कोरोना में। सही बात, ठीक है ना। आप भी यही है, 10 दिन बाद देख लीजिएगा। दिल्ली की किसी भी मार्केट में जाए मैम, आप ही अभी आजकल कार्निवल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप वहाँ पे देखिए बिल्कुल जैम पैक्ड है। सरोजनी नगर मार्केट में गए थे, वहाँ चलने की जगह नहीं थी। आपने अगर वहाँ देखा हो तो वहाँ देखो कि कोरोना क्या। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 जनवरी और 25 दिसंबर के लिए प्रोटोकॉल बन रहे हैं। 25 जनवरी और उसके लिए बन रहे हैं, 25 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए बन रहे हैं ना। तो उससे पहले जो आप उससे पहले जो मार्केटिंग शुरू हो जाती है, सदर बाजार में आप चले जाओ, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी आपको। वहाँ अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो 2 साल पहले कोरोना था उसमें इतने लोगों की जान गई, क्या ये सब ढोंग था? इसमें से देखिए कुछ तो था, पैनिक में लोग जो हॉस्पिटल में गए वो लोग मरे, जो घर में रहे वो बचे। सही है। ये मैम आपको पता नहीं, इस समय जब कोरोना का हुआ तो डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल, होलसेलर, सारे बिल्कुल डांस, इन्होंने पार्टियां कर ली होंगी कल परसों में अपने घरों पर कि चलो भाई एक और झटका आया हमें पैसा कमाने के लिए। मैम ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में या WHO के अंदर, जितनी भी डायबिटिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका जिसको हम फॉलो करते हैं, ये सब को फंडिंग करने वाली कंपनी है। ग्लेक्सो, फाइजर, इस टाइप की कंपनियां हैं। वो जिस टाइप से 1995 तक 97 तक BP डॉक्टर बोलते थे 130 और 90 BP से ओके, आज की डेट में बोलते हैं 120 180 होना चाहिए। अभी अगले 4-5 साल में देखिएगा 115 और 75 पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जो कि आम पब्लिक को सिर्फ हवा बैठाया जाता है। सही है। एक्सटर्नल चीज़ें होती है कई। कोरोना का शब्द मुझे याद है जब मैं 76-5 में मैं 5वीं क्लास में था, तो उस समय भी कोरोना का शब्द किताबों में लिखा होता था। उसके वेरिएंट आगे आते गए और ये जो वेरिएंट आया है, ये हमारे एक्सपर्ट IIT के कई एक्सपर्ट वगैरह बोल रहे हैं ये तो जुलाई से जून से घूम रहा है हमारी नालियों के अंदर। सही है ना। जो अभी नया वाला वेरिएंट बोल रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ ऑलरेडी है ही। ये तो सिर्फ क्या है कि कैसे भी करके जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। चाइना का जवाब नहीं है कोई भी। चाइना का इसलिए जवाब नहीं है क्योंकि चाइना से मिली भगत है। जब 2014 से पहले मोदी जी को कई देशों की सरकारों ने अपने यहाँ आने से बैन कर रखा था, उसमें अमेरिका था, कनाडा था, यूरोपियन यूनियन थी, पूरी कोई वीज़ा नहीं देते थे, सिर्फ चाइना एक वीज़ा देता था। तो कहीं तो दर्द होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि चाइना का और भारत का मिली भगत है, इनकी सरकार का मिली भगत है, तो चाइना 3 बार अटैक कर चुका है भारत पे। इस पे आप क्या अटैक कब करा है? 1 मिनट। ये मैडम, ये सरकार जानबूझ के ये किसी तरीके से क्या दिखाना चाह रही है कि हम जो तू ले ले, हमें कभी फ्यूचर में POK पे सपोर्ट कर देना। ये बड़े लंबे लंबे गेम प्लान है जहाँ पर आप और हम सोच भी नहीं सकते। मैं एक बार एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर के पास बैठा था होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो अपने एक दोस्त को बोल रहा था, भाई लोहा खरीद ले, लोहा खरीद ले। बोलता लोहा खरीद लो मतलब क्यों? बोलता ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ गई है, सारी कोयले की खदानें बाढ़ में जमा हो गई हैं, वो भर गया है। 6 महीने 8 महीने तक नहीं होगा। जितनी भी स्टील प्लांट में कोल से ही चलती हैं, तो वो अपने व्यापारी दोस्त को बोल रहा है कि स्टील खरीद कर रख ले, क्योंकि कोयला 6 महीने तक तो वहाँ से नहीं चलेगी शिपिंग। तो हम लोग उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते जिस लेवल पे ये लोग सोचने लगते हैं। तो ये बड़े लंबे लंबे गेम प्लान होते हैं। छोटी छोटी पोटाश की गोलियां दी जाती है। जैसे कि रोम में किसी ज़माने में जब नीरो और कैलिंगुआ वगैरह लोग होते थे, ये लोगों ने इतना लूटा खसोटा जनता को कि भुखमरी के कागार पे आ गए। उसके बाद उन्होंने स्टेडियम बना दिए, इवेंट। वो वहाँ पे मल्लयुद्ध करवाते थे लोगों के जानवरों के साथ। उसमें जो एक आदमी मर जाता था
खूब शोर मचाती थी, पब्लिक को रोटियों को टुकड़े फेंके जाते थे, पब्लिक वो ब्रेड के टुकड़े खींचती थी, अपने आप में बड़ी खुश होती थी, अरे विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। हमें आगे फ्यूचर में रोटी खाना ही विकास माना जाएगा, समझ रही हैं कि नहीं? ये बहुत गोलवरकर की किताब में जो 1924 में या 25 में लिखी थी, उसमें साफ लिखा था कि राष्ट्र की संपत्ति कम से कम 5-6 व्यापारियों के हाथ में होनी चाहिए, बाकी पब्लिक को इस तरीके से गरीबी में रहेगी तो हमारा शासन लंबा चलेगा। ये गोलवरकर की किताब के अंदर है, मैं कोई अपनी नहीं कह रहा, अगर कभी आपको टाइम मिले आप उसे पढ़िएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि कोरोना है कि नहीं है देश में? कोरोना तो हर आदमी के अंदर है, कोरोना तो अब स्टे करने वाला है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास आप जाओगे ना कोई भी बुखार के लिए, तो उसमें एक टेस्ट और ऐड हो जाएगा कि आप कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं। जैसे हम टेस्ट कराते हैं 10-12 चीज़ें लिख देता है वो, ये लिख दो। आपका का कहना है कि कोरोना को पैसे कमाने के लिए जरिया बनाया गया? ना पैसे बनाने का जरिया नहीं है, काफी हद तक वायरस, इसमें हमारी सेल्फ इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो गई है। चाइना की क्यों नहीं सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट हुई? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन बड़े कंटिन्यू रखे, उन्होंने पब्लिक को रोड पे नहीं आने दिया। हम लोगों ने, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इस टाइप से बनती है कि ऑटोमेटिकली अपने आप को डेवलप कर लेती है, सही है ना? आप वहाँ के लोगों को उन्होंने ज़्यादा नहीं निकलने दिया। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? चाइना के हाँ जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए हम किसी को विरोध न करें, ना किसी पार्टी से हैं, हम आम आदमी हैं और हिंदुस्तानी हैं, गर्व है कि हम भारत की बेटी हूँ। बोल रहे हैं कि प्रोपगंडा है, जिसको घर में मारा है कोरोना से उसको पता होना लगता होगा कि कोरोना है या झूठ है। कोरोना से क्यों कैसे नहीं दिया जी? बिना दे लेंगे, नहीं कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं? उनको हम इतना भाषा नहीं देना है, बस इतना जानते हैं। जो आप पूछी हैं, सवाल पूछी कि कोरोना है या झूठ है, तो बोले प्रोपगंडा है। क्यों प्रोपगंडा है? जिसको घर में मारा उसको पता लगता है सच में कोरोना है या नहीं है। इनका बोलना है कि इनके घर में जिसके घर में जो मरा है उसको पता है। मैम, हमारे खुद मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस गली में 10 लोगों की डेथ हुई थी सेकंड वेव, जिनको हम जानते थे, और वो सारे वो लोग थे जो हॉस्पिटल गए और वापस नहीं आए, और सभी और जो घर में जिन्होंने इलाज किया, घर का इलाज। एक मिनट, वो बोले हैं अभी अंकल, अब सुन रहे हैं, वो बोले कि अति चल रहा था बंटवारा, कहने का मतलब ऐसा तो ना कि एक मिनट, सरकार ऐसा तो नहीं, मोदी सरकार के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं क्योंकि बोले कि खाली मुस्लिम का कोरोना हो गया, खाली हिंदू का कोरोना नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। बोले कि जो अस्पताल में गए जो मर गए, जो घर थे जो बच गए, ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है बताइए? जो हिंदू देख के नहीं आया कोरोना। एक मिनट, कोरोना सबके मिला है, नहीं बोले हैं कि नहीं, वो बोले, सुनिए, वो बोले जो गया अस्पताल में जो मरा है ऐसे मरता है, नहीं बातें हैं, ऐसे जितना बोलना है बोल लीजिए, हम तो नहीं बोलना चाहते। बीमारी जो किसी को बोल के नहीं आता कोरोना, क्या बोलना चाहते? बोल जो कोरोना खाली हिंदू मुस्लिम को जरूरी नहीं, हिंदू मुस्लिम का जहाँ हाँ आपको कुछ बोल, हाँ कुछ इनको क्या प्रोपगंडा चला रहा है, प्रोपगंडा मत बोलिए कीजिए, ये कोई देख के नहीं, ऐसा रोग है कि कोई देख के नहीं चला है। महंगाई का कहना है कि जिनके घर में डेथ हुआ है कोरोना से उनको पता है, नहीं देते कुछ। ऐसा है, मैं आपको क्या बतला रहा हूँ, सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब इनको सुन कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो आज की डेट में अभी कोरोना का है, उनको वो नहीं सुधरेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी चाइना में कोरोना चाइना कर रहा है, एक्चुअल में चाइना अभी इंटरनल प्रॉब्लम में बहुत फंसा हुआ है। वहाँ पे जो आप पिछले कुछ महीनों से देख रही होंगी, वहाँ पे बड़ा डिस्टर्बेंस है। लोग पहली बार पब्लिक सड़कों पे निकल कर आई है। जो वहाँ का जो अभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तीसरी बार चुना गया है, लोगों के अंदर वहाँ पर रोजगार वगैरह बहुत छूट के जा रहे हैं, बहुत सी कंपनियाँ वहाँ से बाहर जा रही हैं, लोग बेरोजगार। तो वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम को दबाने के लिए क्या किया जाए, लोगों को कैसे घर में बंद करा जाए? तो कोरोना यही कोरोना एक बड़ा बढ़िया गेम प्लान है, कुछ नहीं है। सारी ये बहुत लंबी होती है। पिछली बार अभी आज की डेट में मैं बताऊं, इंडिया में फार्मास्यूटिकल की इतनी किल्लत होने वाली है। कल मेक माई ट्रिप पर मैं देख रहा था 39 फ्लाइट्स चाइना से इंडिया में लैंड कर रही थी। तो कोरोना कहाँ से आएगा?
भाई ईयर ही आएगा। आप जो बोल रहे हैं लैंड कर रही हैं, आज से एयरपोर्ट पे जांच शुरू हो चुका है जो बाहर से लोग आ रहे हैं। रैंडमली 2%, समझेंगे नहीं, उससे नहीं होना वो। ये मैं बतला रहा हूँ, वो जांच भी होगी, फिर कह देंगे नहीं आपको कोरोना नहीं है, फिर बोलेंगे हो भी सकता है। आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलो महंगाई का सरकार क्यों नहीं बात करते हैं? महंगाई, जब गैस का इतना महंगाई है तो उसका बात नहीं करता है। जो अच्छा खासा मजदूर कमाता है तो बोल देता कमाने का समय में आ गया तो बोलेगा कोरोना है। ये तो गलत अफवाह है। हमको लगता है कि 25% कोरोना है तो 75% गलत कर देता है कोरोना के पीछे। मेरा यही कहना है। तो महंगाई के बाद ज़्यादा करे से उसी में बेहतर है सरकार को। और ये ऐसा सरकार झूठ बोलता है 9 लाख रुपया आता है अकाउंट में, आया तो कुछ नहीं, खाली ढकोसला बात ही सरकार ही है यहाँ पे कोई। लेकिन कोरोना में बहुत लोगों को राशन भी दिया गया है, कुछ पैसे भी आए हैं, बहुत लोगों के पास आए हैं। अच्छा पैसा आया, अपना जेब में रखा है, कोई गरीब को नहीं दिया। अपना जैसे भी पहले भी कमा रहा था वैसे कमा के अपना गुजर किया है, ऐसा किसी को नहीं मिला है। आज तक किसी को लाभ नहीं मिला है। अपना दिया है, बहुत अच्छा आदमी है, अपना सेपरेट दिया है, कोई सरकार तरफ से फंडिंग नहीं आया है। कोई किसी को अगर सरकार तरफ से फंडिंग आता तो कोई अगर मर गया तो उसको पैसा क्यों नहीं दिया? बोला था 4 लाख 5 लाख रुपया घर के पीछे दूंगा, जिसका घर में डेट हुआ, फिर क्यों नहीं दिया सरकार? ये तो घर में तो वो जो भी महिला थी वो बोल गई है कि मिला है सरकार। ये तो बेवकूफ़ सरकार का ये है, बेवकूफ़ बनाने के काम कर रही है और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना रही है और कोई काम का नहीं है। ये सरकार हमको नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी आएगी उसी में सरकार मजबूत बनेगा भी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम झारखंड से हैं, कोडरमा जिला से रहने वाले हैं हम। तो आप वोट कहाँ पे देते हैं? हम कांग्रेस में देते हैं। तो किसको वोट दिया था आपने? इस बार हम राहुल गांधी को दिए थे। अच्छा, कांग्रेस को वोट दिया जी। हम लोग। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं राहुल गांधी के ऊपर कुछ लाइनें कहना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी है। जी। मैं नीतीश नियन्नर। टूटी उम्मीद थी जनता की, लोगों को विश्वास न था, भारत जोड़ो यात्रा से पूर्व भारत का ऐसा इतिहास न था। तमिल से पैदल चले राहुल, केरल आंध्र कर्नाटक तक, हाथ जोड़ो महाराष्ट्र खड़ा था, मध्य राज हिमाचल तक। शेष भारत को भी नापेंगे इन छोटे छोटे कदम तालों से, और राहुल पीएम बनेंगे अपने लेकर आशीर्वाद किसानों से। ताली बजा दो पाजी। महंगाई होगी कम, रोजगार के अवसर आएंगे, बंद हुई पेंशन पर फिर से हम कानून बनाएंगे। देश में वही बयार चलेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, नेहरू इंदिरा राजीव के पद चिन्हों पर राहुल की भी अब नाव चलेगी। जय हिंद, जय भारत। आप एक बार फिर से पहली लाइन को पढ़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। टूटी उम्मीद थी जनता की, लोगों को विश्वास न था, भारत जोड़ो यात्रा से पूर्व भारत का ऐसा इतिहास न था। तो आपको लगता है कि भारत पहले से टूटी हुई थी? नहीं, ये जो नफ़रत है, मैं नफ़रत के ऊपर कह रहा हूँ मैडम। डर है, एक हिंदू मुस्लिम का डर है, वो प्रेम की यात्रा चल रही है। जो जैसा राहुल जी का कहना है कि ये विज़न है, एक दृष्टि है मोहब्बत की। और मैं इसके ऊपर एक और कहना चाहूँगा, यदि आप ये कहना चाह रही हैं मोहब्बत और जोड़ने के ऊपर, तो मैं इसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। बाजी एक और है मेरे पास मोहब्बत के ऊपर। तालियां बजनी चाहिए, जब भी आएगा मज़ा पढ़ने का। मैं इंडिया गेट से पैदल चल रहा हूँ, जूते वगैरह सब टूट गए, मिल नहीं पाया। तो मैडम आप नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी यह बोल रहा हूँ, भारत को फिर से जोड़ रहा हूँ। चलकर पैदल उत्तर की ओर दक्षिण से इसे टटोल रहा हूँ। गांव गांव शहर शहर कस्बों में खुद को खोज रहा हूँ। नफ़रत फैलाई जिन लोगों ने भरमार, किया धर्म पर वार, भाई से भाई को लड़वाकर करते हैं उन पर प्रहार। इस नफ़रत से बनी दीवार को मोहब्बत से मैं तोड़ रहा हूँ। मैं राहुल गांधी यह बोल रहा हूँ। किसानों को परेशान किया, युवाओं को बेरोजगार किया, महंगाई इस कदर कर दी साहब ने, गैस सिलेंडर 1000 से पार किया हुआ उनकी वादों का, 15 लाख के इरादों का, डॉलर को फिर से गिराने का, अच्छे दिन को वापस लाने का। मैं किए गए उन वादों को सच के तराजू से तौल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए।
महिला को सम्मान दिलाने का, गंगा को अमृत बनाने का, पीओके को वापस लाने का, शिक्षा को हर घर पहुंचाने का, डीजल के दाम गिराने का, पेट्रोल को सस्ता लाने का, फसलों के दाम बढ़ाने का, अक्साई चीन को भारत में मिलाने का। मैं इन वादों की लड़ियों को भारत की गलियों में खोज रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, भारत को फिर से जोड़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने जो कहा कि राहुल गांधी, एक बार 2 लाइन और फिर से पढ़िए। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। मैं राहुल गांधी है बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी की स्पीच से लिया गया। हाँ जी, फिर आगे की लाइन। चलकर पैदल उत्तर की ओर, दक्षिण से इसे टटोल रहा हूँ। गांव गांव, शहर शहर, कस्बों में खुद को खोज रहा हूँ। तो इनका कहना है कि वो कस्बों में खुद को ढूंढ रहे हैं। अभी तक राहुल ये भीड़, आपने कहा खोज रहा हूँ। भीड़ रहे हैं ना, भीड़ देख रहे हो ना आप, तो वही भीड़ है जो खोजते खोजते इनके साथ आई है। कहते थे ना राहुल जी गांव में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर बोलते नहीं है। मैडम, मेरा काम था अपनी पोयम को कहना, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम। ठीक है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारे घर में इतना महंगा सिलेंडर आता है, हमारे माँ बाप इतने मुश्किल से कमाते हैं। ये मोदी महंगाई कर रखी है, ये सब कर रखा है। ये मोदी जी को करने नहीं चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।